ये, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे कांग्रेस का वो एक चक्करलस सेंटर बन गया। उसके सारे एंकर कांग्रेस नेता से ब्याह करना शुरू कर दिए। सिस्टम ऐसा पावर करते-करते जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो वो एनडीटीवी एक पत्रकारिता में, और एनडीटीवी आपको, क्योंकि हमने इतना लंबा काम किया जर्नलिज्म में, एनडीटीवी का जो कैमरामैन है ना, ड्राइवर, उसको भी 5 स्टार होटल के खाना मिलता था। जैसे आप मान लिया कि जो संसद भवन के पास जो है रिपोर्टिंग हो रही है, तो वहां पे ली मेरिडियन से खाने आते थे इनके, ली मेरिडियन से। मानी ये अय्याशी हुई है ना, ये पत्रकारिता का अय्याशी काल था, और अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा था एनडीटीवी। जम के अय्याशी की गई है, कंपनी को लॉस दिखाया गया ताकि पैसे उठाया जा सके। आप देखिए उसमें बाद में इसने जो सेबी ने राज खोले कि भैया तुमने ये ऑफलाइन ये ट्रेडिंग कैसे की है। पता चला मुकेश अंबानी को 51% शेयर बेच दिया है, अपने निवेशक को कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। तो लॉस दिखा के काला को सफेद करने का काम करता रहा एनडीटीवी, सत्ता की दलाली करता रहा एनडीटीवी, ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का दुरुपयोग करता रहा एनडीटीवी, और माल बनाता रहा एनडीटीवी। तो एनडीटीवी का और पत्रकारिता का तो कोई चोली दामन, कोई जो कहते चोली दामन का साथ, ऐसा कोई साथी नहीं है। 36 का आंकड़ा है। पत्रकारिता के आड़ में धंधेबाजी करते हैं ये। अब भाजपा में ये हो नहीं पा रहा, ये बात तो क्रेडिट देना होगा, क्योंकि भाजपा में ये हो नहीं पा रहा। 1-2 बार हुआ, बरखा दत्त घुसी थी, आपको याद है, विदेश मंत्रालय के ट्रेनिंग प्रोग्राम में फर्स्ट कार्यकाल में मोदी जी के। सूचना जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो उसको हटाया गया। उसके बाद अरुण जेटली जी पे वो स्वर्गीय हैं, क्षमा चाहता हूँ, उन पे आरोप लगा, मैं ये नहीं कहता कि वो हैं। उसके बाद आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एनडीटीवी को पार्टनर बनाया गया, स्पॉन्सर पार्टनर। वो सूचना मिली, वो फैली, तो एनडीटीवी भी भागा। तो एनडीटीवी को फिर प्रणय जेम्स राय ने एक बार, वो खुद लिखा हुआ है उसने अरुण जेटली जी को मिलना। अरुण जेटली जी अच्छे इंसान थे, पत्रकारों की पूरी, वो जिसकी भी करते थे मदद करते थे, मित्रता, और वो मित्रता दूर तक निभाते थे। तो अरुण जेटली जी से मिला प्रणय जेम्स राय। उसने कहा क्या कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलवाओ। बोले प्राइम मिनिस्टर तो तुमसे नाराज हैं। तो बोला नहीं, तो किसी तरह अब अरुण जेटली जी के कहना तो अब मोदी जी थोड़े टालेंगे। मोदी जी ने समय दे दिया, ये दोनों पति पत्नी गए मिलने, जेम्स राय उनकी बीवी। तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी तो बहुत व्यंग करने में माहिर हैं। बोले आप कभी भुज देख कर आइए, कभी भुज देख कर आइए। अब ये आदमी लगा कि चापलूसी का मौका मिला, ये गया, दोनों पत्नी, वो उन्होंने व्यंग किया कि तुम रेगिस्तान की मौत मरोगे मेरे कार्यकाल में। ये दोनों पति पत्नी भुज चले गए जी देखने, भुज चले गए देखने। और वहां से फोटो खींच के लाया, मोदी जी को टैग किया कि हम भुज की यात्रा करके आए। अब मैं सोचता हूँ कि मोदी जी हमेशा प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में ऐसे इंडायरेक्टली कहा, भले अरुण जेटली जी तुमको यहाँ ले आए, मरोगे तुम रेगिस्तान की मौत मरोगे, पानी नहीं मिलेगा यहाँ। लेकिन इस आदमी ये भुज गया, वहां वहां फोटो खींच खींच के लाया, टैग किया जा रहा है। तो ये इनकी बड़ी कहानी है। और एक बार तो ये ऑन स्क्रीन एनडीटीवी ने, प्रणय जेम्स राय ने अपने प्रोग्राम में अरुण जेटली जी से कहा सोशल मीडिया बैन कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के कारण एनडीटीवी एक्सपोज होना शुरू हुआ बहुत बुरी तरीके से। इसलिए आप देखिएगा उसके यूट्यूब पे ना कमेंट्स बॉक्स बंद है, वो नहीं खोलता, क्योंकि जितना कमेंट उसके फेवर में नहीं आएंगे उतना उसके कॉलर खींचने के लिए आते हैं, तो वो बंद कर दिया उसने। तो लोकतांत्रिक भी नहीं है वो। और एनडीटीवी पूरा, मैं वो शब्द यहाँ नहीं यूज करना चाहता हूँ, महिलाएं भी होंगी, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, मेरे शब्द ऐसे होते हैं, वो पत्रकारिता का चकला घर है जी। इसलिए उसका उसका वो आप उसके, इसलिए उससे आप पत्रकारिता की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अब हम चकला घर में जाएं और हम उम्मीद करें कि वहां हमें मंदिर आरती मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता कभी। वही बड़ी बात है। तो मैं तो ये देख रहा था कि जब मैंने आपके हमारे कालुतोष जी का एक यूट्यूब चैनल है सत्य हिंदी, उसका हम लोगों ने नामकरण असत्य हिंदी कर रखा है। तो मैं उसको देखा करता था, उसके जो विश्लेषण आते थे वो गजब के होते थे। पहले उनके एक विश्लेषक महोदय अंत में सब सुनने सुनाने के बाद में कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि दो कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लिए उसमें कि यहाँ पर
जो टर्नआउट है वो बढ़ा है। तो ये टर्नआउट क्योंकि यहाँ पर बढ़ा है इसलिए यहाँ पर भाजपा हारेगी। फिर उन्होंने फिर तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उदाहरण दिया कि यहाँ पर टर्नआउट घटा है। तो फिर उसके 4 कारण बताए कि टर्नआउट क्यों घटा है, फिर उसका निष्कर्ष निकला है इसलिए यहाँ पर भाजपा हारेगी। और उन्होंने पूरे सारे कारण बता के वो मैं बता रहा हूँ ये आपके चौथे फ़ेज़ का, ये चौथे फ़ेज़ का विश्लेषण कर रहे थे। और चौथा फ़ेज़ वो फ़ेज़ है जिसमें भाजपा 59 में से 49 सीटें जीती है। इस वो बार का जो है वो हाईएस्ट सारा नंबर है वो अवध चौथे फ़ेज़ वाला में। क्षेत्र है शायद, अवध वाला अवध पूरा वाला क्षेत्र है। क्षेत्र है। वो तो और भाजपा सो के भी जीत जाएगी। और लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली ये वाला क्षेत्र है, ये सब पूरा हरदोई, उन्नाव। तो मुझे बड़ी हँसी आई उस दिन, मैंने जब अपना विश्लेषण कर रहा था मैं, तो वो पूरा मैंने सुनाया भी, मैंने कहा ये इस तरह की तो ये विश्लेषण हो रहा है। और जब रिज़ल्ट आ गया और 2/3 बहुमत से योगी महाराज जीत गए, तो उसके बाद मैंने फिर उनको देखा तो चेहरे उनके जो थे वो बिल्कुल लटके हुए थे। वो ये बिल्कुल बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं बता रहे थे कि उन्होंने क्या विश्लेषण किया था। और उसके बाद जो है वो तरह-तरह के विश्लेषण करके ये कारण है, इसमें ये निकल गया, इसमें ऐसा निकल गया। तो इनके बारे में आपने कुछ सुना है क्या कभी? इसके बाद फिर आपके प्रिय मित्र की भी आपको बात करेंगे। कालुतोष का चेहरा आपको उतरा लगा, उसका चेहरा कब खिला हुआ था? मुझे तो यही बता दीजिए आप। वो हमेशा ही ऐसा ही दिखा है। वो आदमी, आपको बताऊं, जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, वो आदमी पुण्य प्रसून और वो उस आंदोलन को गाइड करने वाले लोगों में थे। पत्रकारिता से इसका भी कभी लेना देना नहीं रहा। और उस समय जिस चैनल में था, राजदीप सरदेसाई के चैनल में, दिल्ली में सबसे बड़े लैंड घोटाले वाले कंपनी के इसके प्रायोजक होते थे। दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड घोटाला जिस कंपनी ने किया वो इसके प्रायोजक होते थे। तो इसका तो पत्रकारिता से क्या वास्ता। और ये जो असत्य हिंदी है, असत्य हिंदी का आपको एक कहानी बताऊं। जब ये गया वहां नेतागिरी करने, तो मैं बैकग्राउंड इसलिए बताता हूं ताकि लोग समझ जाएं इनको कि ये हैं क्या ये लोग। तब ये जब गया नेतागिरी करने, तो इसको उम्मीद थी कि इसको राज्यसभा भेजा जाएगा पूरे। और नेतागिरी करने ऐसे नहीं गया। आईबीएन ग्रुप को अंबानी ने खरीद लिया और छटनी वाले जो लिस्ट थे उसमें इसका नाम था। तो क्या करते हैं, कहते हैं ना, उंगली कटा के शहीद बन गए। तो कहा कि अब हम पत्रकारिता छोड़ के नेतागिरी, तो एक न्यूज बन जाएगा। न्यूज क्रिएशन होता है कि आप कोई भी चीज कैसे क्रिएट करते हो। तो इसका नाम था, इसको हटाना था, मोटी सैलरी वाले सबको हटाना था। जब आईबीएन ग्रुप को राघव बहल और राजदीप सरदेसाई का जो ज्वाइंट वेंचर था, इसको जब अंबानी ने खरीदा, टीवी 18 ग्रुप जो किया, ये पहला चैनल था हमारे सामने लॉन्च हुआ, दैनिक जागरण का चैनल था। उसकी पहली रिपोर्टिंग हम ही लोगों ने की हुई थी। तब ये C7 होता था। उसके बाद ये IBN 7 ये बना जब राजदीप और राघव बहलादी ने जागरण से खरीदे। उसके बाद उसको इन्होंने, अंबानी ने खरीद लिया। तो ये जो इसको उंगली कटा के शहीद बनने वाली बात, तो ये वहां से गया कि नेतागिरी करने। नेतागिरी में इसको राज्यसभा तो क्या, अरविंद केजरीवाल किसी को हाथ रखने दे, ये बहुत गलतफहमी में लोग जीते हैं। बहुत गलतफहमी है लोगों को। अरविंद केजरीवाल अपने सारे साथियों को मिटा चुके हैं। वो दूसरा हिटलर है, लोग उनको समझ नहीं पाता। तो वो उसने किया तो नहीं, जब उसने कहा मैं खालिस्तानियों को भी धोखा दे दिया, मैंने सुना। हाँ अरविंद केजरीवाल ने तो खालिस्तानियों को भी धोखा दे दिया। हाँ, अरे वो अरविंद केजरीवाल किसी का नहीं हो सकता। पत्नी बच्चों का है, वही कृपा है उसकी। वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। उसकी पूरी, मैंने तो उस पे कहानी किताब लिखी हुई है, अरविंद केजरीवाल सच्चाई या साजिश। यानी ये आदमी सचमुच है कि भ्रम है ये आदमी, तो ये होते हुए में भी भ्रम है। तो केजरीवाल, आप देख लीजिए, आप खालिस्तानियों को, अभी जो पन्नू का ये बयान आया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्यों आया है, नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि पन्नू का बयान इसलिए बोल दे रहा हूं मैं। मतलब सिख, पगड़ीधारी सिख पहली बार मंच पर पैर छू रहा है अरविंद केजरीवाल के। आप ये सिचुएशन नहीं देखेंगे कभी, कहीं नहीं दिखते। और वो जो भगवंत मान है, वो पैर छू रहा है अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल ने बिना पगड़ी पहने उसने कितना बड़ा काम कर दिया है, और ये खालिस्तानी समझ रहे हैं। और वो पन्नू जो है उसके खिलाफ आग उगल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल बहुत सातिर चीज है। जब आशुतोष ने वहां से कहा मैं इस्तीफा देता हूं, तो अरविंद केजरीवाल ने
ट्वीट किया, नहीं नहीं तुम छोड़ के नहीं जा सकते। और कल को लगा कि मुझे बुलाएगा, अरविंद केजरीवाल सिर्फ ट्वीट करके रह गया, जाओ यहाँ पे। तो उसके बाद एक बड़ा जो आरोप है, एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने इनके असत्य हिंदी को, वेवादी को खड़ा करने के लिए बड़ी फंड की है। फंड किस आधार पे किया गया, जिसमें मेरा एक मित्र है उसने मुझे बताया है, जब मोदी जो इस 19 से पहले की बात है कि बड़े लोग फैक्ट चेकिंग के नाम पे बड़े बड़े वेब स्थापित किए, जैसे आपने देखा उसका अल्ट न्यूज है, गलत न्यूज, बहुत सारे हैं। तो इन लोगों ने हिंदी में हाथ तंग हैं, बहुत सारे फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब का। इन लोगों को फैक्ट चेक के लिए बड़े पत्रकार, बड़ी संस्थान चाहिए थे। तो जो आरोप लगा कि फेसबुक से संपर्क किया गया और फेसबुक ने असत्य हिंदी को फैक्ट चेक करने के लिए, सत्य उद्घाटित करने के लिए, जो आरोप है, मीडिया सर्कल में जो चर्चा है वो बता रहा हूं, मीडिया सर्कल में चर्चा, इनको फंड किया। और उस समय मीडिया सर्कल में चर्चा था कि करीब 25 लाख रुपए की, 26 लाख रुपए की फंडिंग है, मालूम नहीं, छूट भी हो सकता है, लेकिन चर्चा थी। तो सत्य हिंदी नाम रखने का कारण यह था कि फैक्ट चेकिंग के नाम पे बड़े बड़े मल्टी जो कंपनी है उनको हम मूर्ख बनाने का, क्योंकि हम फैक्ट चेक करेंगे। और सबसे ज्यादा ये फैक्ट चेक वाले जितने हैं ये सब धंधेबाज हो चुके हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं करता, फैक्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं और पूरा वो एक सिस्टम बनाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय गूगल ने 200 लोगों को, 200 बड़े पत्रकारों को ट्रेंड किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें मेरे जो उसको सिस्टम को, उस सिस्टम में मेरे बड़े क्लोज मित्र हैं। भारत में मोदी सरकार 19 में ना आए इसके लिए, और आपको याद है कि यूक्रेन वाले इश्यू में भी गूगल के नाम आए थे अधिकारियों के। तो गुड़गांव में एक बड़ा वर्कशॉप किया गया, 5 स्टार होटल में पत्रकारों को ठहराया गया। ऐसे 200 पत्रकार चिन्हित किए गए जिसको ट्रेनिंग दी गई इस पूरे मामले में। और जब ट्रेनिंग देकर, इनका काम था कि आपको गांव कस्बों तक ट्रेनिंग देनी है, यानी फैक्ट चेक के नाम पे सरकार के खिल को अस्थिर करने का जो इनका प्रयास था, वो इनका प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि गांव कस्बे में तो और भारत का लोग यूक्रेन और अमेरिका नहीं है, यहाँ के तो आदमी पैदा होते ही राजनीति समझ लेता है। तो असत्य हिंदी उसी प्रक्रिया में असत्य हिंदी का निर्माण हुआ। और इसीलिए असत्य हिंदी लगातार, क्योंकि आका कारण था डिस्टेबलाइज करना मोदी सरकार को चुनाव से पहले, तो इस असत्य हिंदी का पूरा फोकस उसी पे है, ताकि अपने मालिकों को जस्टिफाई करते रहे कि भैया देखिए ठीक है हम नहीं रोक पाए, पर जो काम तुमने दिया वो कर रहे हैं। तो वो काम वो कर रहे हैं। आप देखिए पूरे फॉल्स रिपोर्टिंग चलती है उनके, फॉल्स नरेशन। उसमें सारे वो बुढ़े बैठे हैं, जो बुढ़े ही कहूंगा, उनका जर्नलिज्म का कोई मतलब नहीं। राज्यसभा में कोई बैठा था, पैसे लूट लेते थे ये लोग। आपको उर्मिलेश दिखेंगे। एक दिन मैंने उर्मिलेश जी से पूछा, आप बड़े जाति जाति करते हो तो आप अपना टाइटल क्यों नहीं लगाते? उर्मिलेश यादव है ना आपका नाम, उर्मिलेश यादव लगाओ। मेरे खिलाफ इतना लंबा पोस्ट लिख दिया। मैंने कहा भाई जाति, आप सबसे ज्यादा जाति पैदा करते हो। बिहार का चुनाव चल रहा था, जाति जाति करते, तो जाति में अपने नाम क्यों नहीं लगाते उर्मिलेश यादव? तो मेरे खिलाफ प्रेस क्लब में कई जगह गालियां भी चली, सब चला। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान छुपाकर पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये धंधे कर रहे हैं, धंधेबाज हैं। इसलिए इनको पता, पहली बात तो ये कि पत्रकार नहीं कहना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी आपके चैनल पे कहा कि मैंने इनके लिए एक टर्म इन सब के लिए इजाद कर रखा है, पेटीकोट पत्रकार। ये सब एक ही पेटीकोट से बंधे हुए लोग हैं, ये सारी पेटीकोट पत्रकारिता है, इनकी कोई पत्रकारिता नहीं है। अब स्वाभाविक बात है कि 2% स्विंग हुआ, 3% स्विंग, ये इस तरह का जो सैफोलॉजी होता है उसको जनता ने थता बताना शुरू कर दिया है। 3% स्विंग, 2% इधर हुआ, एक जाति इधर आई, लैंडिंग कराते हैं ये जातियों की, और होता कुछ नहीं इनसे। जनता इतनी समझदार है। मैं 2014 का जो इलेक्शन कैंपेन था भाजपा का, उसको मुझे नजदीक से देखने का मौका मिला। उस गांव में कैंपेन हुआ जिस गांव में बिजली नहीं, अखबार नहीं जाते। अब वहां कैसे पहुंचे, बात यूपी का बात बता रहा हूं आपको। तो रथ गए, और रथ पे बड़े बड़े एलईडी जो टीवी है वो चलते थे, और रथ चौपाल पे लगता था। उस चौपाल में पूरे तरीके बताए जाते, क्या आपको पिछले कांग्रेस ने दिया, भाजपा आएगी तो क्या करेगी, कैसे। तो अब इनकी तो पहुंच ही नहीं होगी वहां तक।
तो ये चुनाव कैसे प्रभावित कर पाएंगे? लेकिन कोशिश करते हैं ये प्रभावित करने के लिए नहीं, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि हमने प्रयास किए, हम करते रहेंगे, आगे अपना दान दक्षिणा देते रहने दीजिए। तो दान दक्षिणा देने की औकात ही नहीं रहेगी, क्या करेंगे बेचारे इनके जो और आपका जो खास मित्र है राजदीप, आपने उसको देखा है? एग्जिट पोल के समय तो वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राहुल कंवल से लड़ाई ही कर लेगा। वो तो उसको तो खतना पत्रकार आप ही चैनल पे नाम दिया गया था, तो उसकी तो कहानी अलग है। वो तो वो आज से जो आदमी दाऊद इब्राहिम के पक्ष में लेख लिखता हो, वो पता नहीं कौन सा पत्रकार है जो कहते हैं कि घर जमाई, हमारे यहाँ कहा जाता है ना घर जमाई, वो गोविंदा की फिल्म आती थी, ये गोविंदा है, ये ससुर के बल पे पत्रकार बना है ससुर के बल पे पत्रकार बना है और पत्रकारिता झाड़ता फिरता है। ये आदमी जो दाऊद, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया को आपको बताऊं बड़ी लॉबिंग, दाऊद, और सबसे बड़ी इसकी लॉबिंग शुरू हुई शरद पवार से। शरद पवार कदावर नेता रहे, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। कैसे इन लोगों ने पूरा काम किया है, कैसे सारा सिस्टम सेटअप किया है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से पत्रकारिता को इन लोगों ने किया है। गुजरात दंगा पत्रकारिता का बेसिक एथिक्स है। जब दंगा होगा तो आप ये नहीं कहोगे हिंदू एरिया में दंगा हुआ, मुस्लिम एरिया में दंगा हुआ, मुसलमानों ने हिंदू को मारो, ये आप नहीं करोगे। दो समुदाय, बरखा और राजदीप भारतीय पत्रकारिता के सबसे बड़े काले चेहरे हैं, जिसने 2002 के दंगे को हिंदू मुसलमान करके दंगे भड़काए इन्होंने। और आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, तीस्ता सी तलवार थी, वहां पर एक जो कब्र उखाड़ा जाना था, कब्र में जो सबूत कब्र उखाड़ के, देखिए मुसलमानों के, ये लोग मुस्लिमों के बड़े रहनुमा बनते हैं, खतना कराए घूमते हैं, कब्र उखाड़ के सबूत मिटाने और सबूत क्रिएट करने थे उसमें। तो ये लोनावाला मेरे किताब में है, जगह का मैं नाम भूल रहा हूं। तो तीस्ता शीतल, वहां पर एक उस समय सहारा, राष्ट्रीय सहारा चैनल होता था, उसके पत्रकार को लेकर तीस्ता शीतलवार गई। पत्रकारिता कितना इनको आता है, आप ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये तीस्ता शीतलवार गई। अब जब तीस्ता शीतलवार वहां गई तो इसने सहारा के रिपोर्टर ने कहा कि ये तो गलत है, ये कानून के विरुद्ध है, ये तो हम भी जेल जाएंगे, आप भी जाओगे। तो उसने कहा कि तुम्हारे बॉस को फोन करती हूँ। बोला आप जिसको कर लो, जेल मुझे हो जाएगी, क्योंकि आप कब्र उखाड़ रहे हो, सबूत क्रिएट कर रहे हो, हम नहीं कर पाएंगे ये। और ये पत्रकार का मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में वो जो शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र है, वो मैंने जिक्र किया अपनी साजिश की कहानी में। जब तक ये अपने बॉस को बताता रहा, उसका बॉस का फोन आया डांटने के लिए, वो बताता रहा क्या हो रहा है, तब तक तीस्ता ने राजदीप को फोन किया। और एजेंडा देखिए, इसलिए जर्नलिज्म से कोई मतलब नहीं है। वहां बैठ के फ्लैश चलाना शुरू किया गुजरात से दूर, और एजेंडे को सबूत क्रिएशन, लाश उखाड़ के सबूत क्रिएट करने वाले को ये लोग खबर बनाए। तो राजदीप की तो पत्रकारिता का कोई है ही नहीं। वो ससुर के बल पर जमाई राजा है, वो जमाई राजा उसके वजह से पत्रकार बना है, अपने ससुर के बल पर पत्रकार बना है, और बड़ा खासकर वीआईपी पत्रकार बना है। इसका इन लोगों का, ये लोग आप जाइए यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 15,000 का आपको दिखेगा कि चूड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा में आ रहा है। 5 इंडिया के 15-15, 20-20 हजार के कुर्ता पैजामा पहन के घूमता है। आरोप लगा है ये जो आपको इतने महंगे नहीं होते, इतने महंगे कुर्ते पैजामे नहीं होते। मैं भी 15-15 हजार के कुर्ते हैं 5 इंडिया में। मैं गया था लेने, मैं तो 1500 में ले आया था। आप हम ले आएंगे ना 1500 में, 5 इंडिया में। तो मैं एक बार गया स्टीपी में, मुझे कुर्ता पसंद आया, बताया 7,000। मैंने कहा इसके तो ऊपर से नीचे तक मैं सब पहन लूंगा। वहां से मैं निकल गया। 7,000 का कुर्ता 5 इंडिया में जो है। तो मतलब आपको ये बता रहा हूं कि दिखने में वो लोग बड़े सोबर से, लेकिन इनके काम कितने से इस तरह के होते हैं। और अंबिका सोनी थी तब, अंबिका सोनी, आरोप जो लगता है इन पर, अंबिका सोनी थी तब, इनके बंगले के लिए एनडीएमसी एक्ट में कई बदलाव किए गए, ये आरोप लगे हैं इन पर। सुहेल सेठ ने आरोप लगाए थे ये, अंबिका सोनी ने इनके बंगले में बदलाव के लिए एनडीएमसी एक्ट में बदलाव हो रहा है। ऐसे इन्होंने पावर एंजॉय किए। तो पत्रकारिता तो ये क्या करेंगे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। अखिलेश आ जाए, अब अखिलेश मुलायम अगर आ जाए तो पत्रकार तो घी में डूबे मिले आपको। यश भारती सम्मान 50,000 रुपया हर पत्रकार को, बिना 50,000 रुपया यश भारती सम्मान के आड़ में, पेंशन 50,000 रुपया महीना।
योगी जी ने वो बंद कर दिया उनको। उसके बाद आप लखनऊ जाइए, आपको बड़े बड़े पत्रकारों, अभी एक पत्रकार गुजर भी गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बगीचे वाले बंगले, फ्लैट, ऐसे ऐसे पत्रकारों को, मुलायम सिंह तो फेमस रहे हैं पत्रकारों को जो उसको देने में, उनको सारी सुविधाएं जुटाने देने में, और वही काम अखिलेश ने किया है। तो इन लोगों को असली स्वार्थ अपने काम से था, असली सारा स्वार्थ इन लोगों को अपने काम से था। अभी जब योगी जी ने कहा कि फिल्म सिटी हम बनाएंगे, तो ये बात आई भी पब्लिक डोमेन में कि उसमें अरुण पुरी और ये सब गए फिल्म सिटी में जमीन मांगने, टुडे ग्रुप वाले सब। तो उन्होंने कहा आप क्या फिल्म बनाते हैं? योगी जी ने कहा आप फिल्म बनाते हैं, आप किस लिए जमीन चाहिए? और प्रक्रिया आपको फॉलो कीजिए, निविदा भरिए, आपकी हो जाएगी तो ठीक है। ये जो फिल्म सिटी पहले नोएडा में बना, ये औने पौने दाम इन लोगों को दिए गए। बियाडा घोटाला बिहार में, ये सारे चैनल वालों के घोटाला है, मीडिया के घोटाला, औने पौने दाम में जमीन लिए। तो अब ये अखिलेश अब जाते तो पूरा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट खत्म हो जाता। एक तो उनको शिवसेना को, शरद पवार को, मुंबई के बॉलीवुड को बचाने का एक बड़ा अभियान इनका हो जाता कि अब यहाँ फिल्म सिटी तो अब नहीं बनेगी, और उसमें इन लोगों को जमीन मिल जाता पत्रकारिता के नाम पे। तो पांचों उंगलियां घी घी में थी, तो अब वो बौखलाएगा ही बौखलाएगा, चाहे वो सर्वे आए या रिजल्ट आए, बौखलाना है। क्योंकि अगर मन में आपने महल बना लिए हो और वो ढह जाए तो बौखलाना तो स्वाभाविक है। इसीलिए जमाई पत्रकार बौखला रहे हैं कि उनको। और आप देखिए, जब वो कांग्रेस राज में थे तो चैनल के मालिक होते थे, अब एनडीए के राज में वो एक कर्मचारी, और वो राजदीप जो किसान आंदोलन में फर्जी न्यूज फैलाता पकड़ा गया, जिस पर योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराया। उसको मालूम है, आप देखिए कि योगी सरकार के विरुद्ध जो मीडिया का अभियान चला वो उस कदर नहीं चला, क्योंकि वो सिद्धार्थ बड़ोदाजन पे केस, अभिसार शर्मा पे केस, राजदीप सरदेसाई पे केस, लड़ो अदालत में भाई तुम्हारा भी। तो ये उस तरह से स्प्रेड नहीं कर पाए जैसे मोदी जी के खिलाफ स्प्रेड करते हैं, क्योंकि मोदी जी पूरी लिबर्टी देते हैं। जितना वो लोग फर्जी खबर वो करता है, उतना हिंदू जनता, राष्ट्रवादी जनता कौन पीछे उनकी खड़ी हो जाती है, और तो सारी लड़ाई जनता अपने ऊपर ले लेती है। तो मोदी जी को लिए वो एक बड़ा अच्छा रूट हो जाता है। तो वो कभी भी आप देखिए कि गुजरात से लेकर अब तक इन पे कार्रवाई उन्होंने नहीं किया है। योगी जी ने ऐसी नकील कसी है, इनको फर्जी न्यूज फैलाने की, इनकी सारी बीमारी जो है यूपी में नहीं चल सकती। केस भी हुआ इन पर। अभिसार शर्मा का तो नौकरी ही योगी सरकार के कारण गया है, योगी सरकार के कारण नहीं, फर्जी न्यूज के कारण गया है। संस्कृति हत्याकांड में उनके माँ बाप ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराया कि फर्जी मेरी बेटी के साथ रेप कैसे बोल रहा है तुम। और उसके बाद जो है चैनल को गया नोटिस, चैनल ने पूछा इससे, इसने कहा आप योगी और मोदी के हाथों पीट गए हो, बड़ा भाग जो यहाँ। तब से वो यूट्यूबर बना घूम रहा है। इन सबकी कहानियां ये एजेंडेबाज हैं, पत्रकारिता से इनका कोई लेना देना नहीं, पेटीकोट पत्रकार किस्म के लोग हैं, और इन्होंने सत्ता एंजॉय किया है, जमकर एंजॉय किया है। तो अब सत्ता एंजॉय करने को मिल नहीं रहा, और इसलिए ये बौखलाहट इनकी बढ़ती जा रही है कि जो सत्ता में हिस्सेदारी थी इनकी वो अब नहीं हो रही। सत्ता में किसी को मंत्री बनाना, ट्रांसफर पोस्टिंग में, मैं जानता हूं इस बात को, इतना लंबा पत्रकार रहा हूं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पत्रकार कितना पैसा कमाता है। आप आईएएस हैं, आपको भी कभी अनुभव रहा होगा पत्रकारों से, क्या क्या पैर भी लेकर जाते हैं। तो पत्रकारिता ऊपर से दिख रहा है, ये सब धंधेबाज हैं, और इसलिए इनको चोट लगा, क्योंकि योगी के आने के बाद फिर इनके धंधे उस हिसाब से चल नहीं पाएंगे। एक और जो बड़ा माफिया, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा लुटियंस माफिया, ये पत्रकार माफिया, पंचमक्कारों में से एक, और एक जो दूसरा बड़ा माफिया जो मुल्ला माफिया है, वो भी योगी जी की विजय से बहुत आशंकित है, क्योंकि पूरा का पूरा जो विदेशी टूल किट माफिया और मुल्ला माफिया ने मिलके